जिले की हलचल। आकाशवाणी लखनऊ से प्रस्तुत है जिले की हलचल। आज सुनिए कासगंज और शामली जिलों की हलचल। पहले सुनते हैं कासगंज जिले की हलचल। आलेख और स्वर है चंद्रशेखर मिश्र का। जनपद कासगंज में शासन के निर्देशों के क्रम में हर घर तिरंगा अभियान 2 से 15 अगस्त तक 3 चरणों में मनाया जा रहा है। जिले में यह अभियान जन जन के सहयोग से एक उत्सव का रूप ले चुका है। हर मोहल्ले, गली, गांव और कस्बों में लोग अपने अपने घरों पर तिरंगा फहरा रहे हैं। जिलाधिकारी प्रणय सिंह के निर्देशन में जिले में तिरंगों का व्यापक स्तर पर वितरण किया गया है। स्थानीय निकाय, विद्यालय, पंचायतें, स्वयंसेवी संगठन और आम जनता सभी इस अभियान को सफल बनाने में जुटे हैं। विद्यालयों में बच्चों द्वारा प्रभात फेरियां, देशभक्त गीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तिरंगे की शान में नुक्कड़ नाटक और चित्रकला प्रतियोगिताएं भी हो रही हैं। जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने नागरिकों से अपील की है कि वे तिरंगे का पूरा सम्मान करें और इसे नियमों के अनुसार फहराएं। जनपद में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध पुलिस प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है। पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा ने बताया कि सभी क्षेत्राधिकारियों सहित संबंधितों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि पुलिस मित्र वाली छवि को बनाए रखने एवं पीड़ितों की समस्याओं को गंभीरता से सुनकर तत्काल उनका गुणवत्तापूर्ण समाधान किया जाए। उन्होंने बताया कि सरकार की मंशा के अनुरूप जिले में अपराधियों, भूमाफियाओं एवं अन्य अराजक तत्वों को चिन्हित कर कार्यवाही अमल में लाई जा रही है। वहीं महिलाओं, बालिकाओं की सुरक्षा के लिए पुलिस द्वारा जिले भर में विशेष अभियान चलाया जा रहा है। जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण कासगंज ने हालिया मौसम पूर्वानुमान और संभावित आपदाओं को देखते हुए जनपद वासियों के लिए एक अहम जनहित अपील जारी की है। प्राधिकरण ने नागरिकों से अपील की है कि वे वर्षा, बाढ़, बिजली गिरने, आंधी, तूफान या अन्य आपदाओं की स्थिति में घबराएं नहीं, बल्कि प्रशासन के निर्देशों का पालन करते हुए सतर्क और सजग रहें। इस विषय में कासगंज के जिलाधिकारी प्रणय सिंह ने बताया कि प्रशासन द्वारा सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और आपात स्थिति से निपटने के लिए कंट्रोल रूम 24 घंटे सक्रिय है। समस्त तहसीलों के लिए बाढ़ एडवाइजरी जारी कर दी है। इसमें समस्त निर्देश हैं, विस्थापित कब करना है, बाढ़ चौकी बनी है, संचालित है, 24 घंटे ड्यूटी लगाने का हमने कार्य कर दिया है। साथ ही साथ 14 नाव है, मोटर बोट, नॉर्मल नाव नहीं, मोटर बोट हमने पटियाली क्षेत्र में एसडीएम को उपलब्ध करा दिया और स्वयं इसका निरीक्षण कर रहे हैं। पशुधन है और गोवंश वगैरह हैं जो उनके खुद के जानवर हैं, उनके लिए हमने स्वयं सीवीओ को 2 दिन से कैंप वहीं कर रहे हैं। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज द्वारा 1 जुलाई से 30 सितंबर तक राष्ट्र के लिए मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान के माध्यम से वादकारियों के विभिन्न मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निःशुल्क निस्तारण किया जा रहा है। सर्वोच्च न्यायालय और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देश पर चलाए जा रहे इस अभियान से जनपद के वादकारी काफी खुश हैं और उन्हें सकारात्मक प्रभाव मिल रहे हैं। इससे मुकदमेबाजी में होने वाली खर्च और समय की बचत हो रही है। अपर जिला जज और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कासगंज के सचिव विजय कुमार ने बताया कि इसमें विभिन्न प्रकृति के वादों जैसे वैवाहिक विवाद, दुर्घटना, घरेलू हिंसा, चेक बाउंस, सामान्य आपराधिक मामले, उपभोक्ता विवाद के मामले, जमीन बंटवारे के मामले, बेदखली, भूमि अधिग्रहण के मामलों सहित अन्य मामलों का सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जा रहा है। भारत सरकार के नीति आयोग द्वारा जिले में संचालित संपूर्णता अभियान का समापन एवं सम्मान समारोह कार्यक्रम का आयोजन 28 जुलाई से 2 अगस्त तक किया गया। नीति आयोग द्वारा जिले के 3 ब्लॉकों को चयनित किया गया था। कार्यक्रम में निर्धारित 50 इंडिकेटर्स में अच्छा कार्य करने वाले कर्मचारियों और अधिकारियों को मुख्य विकास अधिकारी एवं जनप्रतिनिधियों द्वारा प्रशस्ति पत्र एवं प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया कि जनपद के चयनित विकास खंड अमापुर ने ऑल इंडिया रैंकिंग में 35वां एवं उत्तर प्रदेश की रैंकिंग में 4था स्थान प्राप्त किया है।
स्वास्थ्य विभाग की अगुवाई में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में टीबी मरीजों के लिए पोषण पोटली वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया। कार्यक्रम में 349 रोगियों को पोषण पोटली उपलब्ध कराई गई। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर राजीव कुमार अग्रवाल ने बताया कि क्षय रोग से पीड़ित मरीजों के त्वरित स्वास्थ्य लाभ हेतु पौष्टिक आहार अत्यंत आवश्यक है। कासगंज जिले की हलचल के बाद आइए सुनते हैं शामली जिले की हलचल। आलेख और स्वर है अनुज सैनी का। शामली जिले में परिवहन निगम ने 20 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। जिले के जलालाबाद स्टेशन से इन बसों का संचालन किया जाएगा। यहां से सीधी बस सेवाएं लोगों को मिल सकेगी। इलेक्ट्रिक बसों से प्रदूषण से राहत तो मिलेगी ही, वहीं शाम के समय लोगों को हो रही बसों की किल्लत से भी छुटकारा मिल जाएगा। शामली डिपो में उत्तर प्रदेश राज्य परिवहन निगम की एक भी बस नहीं है। सिर्फ 38 अनुबंधित बसों के सहारे ही डिपो चल रहा है। अब रोडवेज परिवहन निगम ने जिले में 20 इलेक्ट्रिक बसों की स्वीकृति प्रदान कर दी है। इन बसों के मिलने के बाद बसों की संख्या 58 हो जाएंगी। एआरएम प्रशांत गुप्ता ने बताया कि शासन से पत्र मिल चुका है। उम्मीद है कि 2 से 3 माह के भीतर बसों की व्यवस्था हो जाएगी। बसों के लिए चार्जिंग पॉइंट बनाए जाएंगे, जिसके लिए संबंधित कंपनी के अधिकारी पहले ही सर्वे कर व्यवस्था सुचारू कराएंगे। रोडवेज की इन बसों के मिलने से लोकल रूटों पर राहत तो मिल ही जाएगी, वहीं आसपास के जिलों में भी बसों का संचालन किया जाएगा। शासन के आदेश के बाद शामली उप निबंधक कार्यालय में नई व्यवस्था लागू कर दी गई है। अब मोबाइल पर ओटीपी और पैन कार्ड वेरिफिकेशन के बाद ही बेनामे की प्रक्रिया शुरू हो रही है। जमीन की खरीद फरोख्त में धोखाधड़ी, जालसाजी और पारदर्शिता लाने के लिए शासन ने इसके लिए आदेश जारी किए थे, जिसके बाद जिलाधिकारी के निर्देशन में शामली उप निबंधक कार्यालय ने नई व्यवस्था शुरू कर दी है। दरअसल अभी तक किसी भी प्रकार के बेनामे के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के बाद कार्यालय में प्रक्रिया को पूरा कराया जाता था। ऐसे में ऑनलाइन आवेदन करने में खेल की आशंका रहती थी। इसी फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नई व्यवस्था लागू की गई है। बेनामा के लिए ऑनलाइन आवेदन करते समय अब पक्षकारों का मोबाइल नंबर फीड करना होगा। मोबाइल नंबर पर ओटीपी आने के बाद ही फॉर्म ऑनलाइन खुलेगा। वहीं अब बेनामों में पैन कार्ड को भी अनिवार्य कर दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन करते समय पैन नंबर भी फीड करना पड़ रहा है। पैन कार्ड के सत्यापन के बाद ही ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी हो पाएगी। वहीं कृषि संबंधित भूमि का बेनामा कराने के लिए भी यूनिक आईडी को अनिवार्य कर दिया गया है। बिना यूनिक आईडी को फीड किए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकेगी। उप निबंधक शामली सतीश कुमार ने बताया कि बेनामा में फर्जीवाड़ा को पूरी तरह से रोकने वैसे और पारदर्शी बनाने के लिए नई व्यवस्था लागू कराई गई है। बेनामे के लिए ऑनलाइन आवेदन को ओटीपी आधारित करने के साथ ही पैन कार्ड वेरिफिकेशन भी अनिवार्य किया गया है। शामली जिले में शामली विकास प्राधिकरण एसडीए का गठन किया जाएगा। डीएम शामली की पहल के बाद मंडलायुक्त के निर्देश पर एसडीए बनाने का प्रस्ताव तैयार करने के लिए समिति का गठन किया था। एसडीए गठन के प्रस्ताव को बोर्ड की स्वीकृति मिलने के बाद इसे मंडलायुक्त अटल कुमार राय ने शासन को भेजा है। शासन की स्वीकृति मिलने के बाद अलग प्राधिकरण होते ही विकास की गति तेज होगी। दरअसल डीएम अरविंद कुमार सिंह के प्रयासों से 13 साल बाद शामली को विकास प्राधिकरण का दर्जा मिलने जा रहा है। एमडीए की 56वीं बोर्ड बैठक में डीएम ने मुजफ्फरनगर विकास प्राधिकरण से अलग करते हुए जिला शामली में अलग विकास प्राधिकरण का प्रस्ताव रखा था। डीएम के प्रस्ताव पर मंडलायुक्त सहारनपुर ने शामली विकास प्राधिकरण के लिए प्रस्ताव तैयार कराकर इसे शासन को भेजा है, जहां से स्वीकृति मिलने के उपरांत इसे शासन को भेजा जाएगा। डीएम अरविंद कुमार ने बताया कि प्रस्ताव बोर्ड बैठक से स्वीकृत कराकर शासन को भेजा गया है, वहां से स्वीकृति के उपरांत गठन हो जाएगा। शामली जिला कृषि विभाग आपको घर बैठे धान की फसल के रोगों का निदान कराएगा। इसके लिए कृषि विभाग की ओर से 2 नंबर जारी किए गए हैं, जिन पर किसान कीट लगे पौधों का फोटो भेजकर हर परेशानी का हल प्राप्त कर सकते हैं। जिला कृषि अधिकारी प्रदीप यादव ने बताया कि जिले में 19,000 हेक्टेयर रकबे में धान की फसल उगाई जाती है। कृषि विभाग ने फसल निगरानी एवं निदान प्रणाली के तहत किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए हैं। इन नंबरों पर फोटो खींचकर किसान भेज सकते हैं। इसके बाद महकमा निदान कराने का कार्य करेगा। किसान 9452257111 व 9452247111 नंबर पर व्हाट्सएप पर अपनी परेशानी का हल पा सकता है। यदि किसी फसल को क्षति पहुंच रही है तो उसकी फोटो भेजने के 24 घंटे में समाधान मिल जाएगा। जिला कृषि विभाग ने बीएससी कीटनाशक दवा व उर्वरक विक्रेताओं के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिए हैं। स्टॉक का विवरण, पेस्टिसाइड का विक्रय, निरीक्षण के समय दुकानें बंद रखने और ओवर रेट समेत विभिन्न शिकायतों के चलते कृषि महकमे ने यह कार्रवाई की है। जिला कृषि अधिकारी ने बताया कि गुणवत्ता परक उचित मूल्य पर उर्वरक तथा बीज तथा पेस्टिसाइड की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए लगातार अभियान चला रहा है। इसके क्रम में जिन पेस्टिसाइड विक्रेताओं, बीज विक्रेताओं और खाद विक्रेताओं द्वारा कोई भी अनियमितता बरती जा रही है, उन पर कठोर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जा रही है। इसी के क्रम में जनपद के लगभग 82 कीटनाशी और खाद विक्रेताओं के तथा 60 बीज विक्रेताओं के लाइसेंस निरस्त किए गए हैं।
ये था आकाशवाणी लखनऊ के क्षेत्रीय समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत जिले की हलचल का आज का अंक।